सर एक आजकल नई बहस छिड़ गई है एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद को लेकर के। ये सवाल आपसे करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सर आप उस पद पर रह चुके हैं जो सर्वोच्च पद मान सकते हैं एक तरीके से हम मेडिकल क्षेत्र का हमारे देश के अंदर। और ऐसे में आज इस टाइम पे जब महामारी फैली है, लोग मर रहे हैं, कोरोना का इस तरीके से विश्वव्यापी संकट है, ऐसे में ये बहस एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद को आप किस नजरिए से देखते हैं और आप क्या मानते हैं इस बारे में, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मेरा जो इसमें विचार है, जो मैंने और जगह भी व्यक्त किया है, काफी लोगों के साथ साझा किया, और ये आज से नहीं है कोई, ये बहस नई हो सकती है लेकिन ये बहस हमेशा से रही है कि जो हमारा आयुर्वेदिक साइंस है और आयुर्वेदिक पद्धति जिसको हम कहते हैं, ये हमारी एंशिएंट पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत कई हजार वर्षों की ये पद्धति है और ये बहुत अच्छी पद्धति है। और जो मॉडर्न साइंस है वो अपने में नई है, लेकिन उसमें बहुत सारी उपलब्धियां ऐसी हुई हैं जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति में नहीं थी। हालांकि हमारे आयुर्वेद में जैसे हम लोग सर्जन भी हुए, शल्य चिकित्सक सुश्रुत हुए, फिजिशियन धन्वंतरी हुए, तो इन दो का नाम मिलता है, और भी बहुत सारे रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ये दो ही थे भारत में। और बहुत सारी विधियां उनसे सीखी, हमने भी सीखी, आज भी जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं शल्य चिकित्सा में। लेकिन और मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण मेरा मानना है कि दोनों पद्धतियां जो है एक दूसरे की पूरक है। इसमें इसको उस प्रकार से नहीं देखना चाहिए, न तो आयुर्वेद वालों को और न एलोपैथिक वालों को, कि हम किसी से कंपटीशन में हैं। कंपटीशन में नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पे जो एलोपैथी की लिमिटेशन हो जाती है, वहाँ हम कई बार आयुर्वेद हम फॉल बैक होता है हमारा, और ये बहुत बार हुआ है, घर में भी हुआ है, और लोगों को भी मैं इस तरह की जो अपना परामर्श देता हूँ कि अगर हमारे पास एलोपैथी में हर चीज का जवाब तो है नहीं, एलोपैथी में भी। अच्छा, जहाँ तक ये जो थोड़ा से आरोप प्रति आरोप हुए अभी हाल में, ये मैं समझता हूँ कुछ लोगों के जो अनुचित बयान की वजह से हुए। अगर वो थोड़ा मैच्योरली परिपक्व तरीके से उस पर बात को रखते तो बात वही सब कर रहे हैं कि देखिए, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये दोनों पद्धतियां, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और हमें इन दोनों पद्धतियों का लाभ उठाना चाहिए। अब जैसे मैं कहूँ कि आज पोस्ट कोविड सीक्वली, एक नाम आपने भी सुना होगा कि कोविड की रिकवरी के बाद जो लोगों को समस्याएं होती हैं, चाहे वो विद इन 4 वीक्स हो या 4 हफ्ते के बाद में हो, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, जिसमें हार्ट की बीट बढ़ जाती है, सांस में तकलीफ होती है, उनको नींद नहीं आती है, कहीं ऐसा लगता है कि वो भूलने लगे हैं, उनको याद नहीं आता है कुछ, एक ब्रेन फॉगिंग की जो बात हो रही है, क्योंकि वायरस जो है ये शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। तो पोस्ट कोविड सीक्वली में मैं समझता हूँ हमारी जो योग की पद्धति है वो बहुत काम आ रही है, और कोविड के इलाज के दौरान योग की पद्धति बहुत काम आई, जैसे प्राणायाम है। अब इसमें आपने देखा कि जितने भी गंभीर हुए रोगी, उनको कहीं ना कहीं लंग में जो न्यूमोनिया हो उसकी वजह से वो गंभीर हुए, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। अगर वो अपने लंग की हेल्थ, लंग के स्वास्थ्य को ठीक रखते, लंग की कैपेसिटी को अच्छे से बना के रखते, योग की क्रियाओं को करते हुए, अनुलोम विलोम है जैसे, या भ्रामरी है, उसके अलावा प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, तो ये सारी पद्धतियां ऐसी हैं जो हमको, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखती हैं, और अगर शरीर बीमार होता है तो उसको स्वस्थ करती है। मेडिटेशन है, तो ये जो एकाग्रता से आप अगर ध्यान करते हैं तो उससे आपको बड़ा लाभ होता है। चाहे हम अपना इंद्रियां देख लें, चाहे देखने की क्षमता हो, दृष्टि हो, सुनने की क्षमता हो, स्मेल वापस आने की क्षमता हो, या हमारे लंग की कैपेसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग ग्रसित हैं वो ये है कि जिनके लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ उनको सांस फूलता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये बिल्कुल हम योग की पद्धति से इसको इस पर विजय पा सकते हैं, और मैं तो
इसको योग का इसमें बहुत बड़ा रोल देखता हूँ। जहां तक दवाइयों की बात है तो हमारे पास जो हर्बल दवाइयां हैं, जो जैसे गिलोय है, दूसरा अश्वगंधा है और बहुत सारी हैं, मतलब मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ आयुर्वेद के सिलसिले में। तुलसी, अब हम देखिए बचपन से तुलसी चाय में डाल के पीते आए और इतनी अच्छी लगती है तुलसी की चाय। अच्छा, फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मेथी है आपकी, वो डायबिटीज शुगर कम करती है। तो हमें इन चीजों का लाभ उठाना चाहिए और इन दोनों पद्धतियों को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। और इसके लिए एक नीति आयोग के अंतर्गत एक समिति भी बनी है अभी हाल में, उस काफी विचार विमर्श हुआ उसमें और हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी है कि किन किन रोगों में, जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, उसमें आयुर्वेद की पद्धति हमें बहुत मदद कर सकती है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो। देखिए अब हार्ट डिजीज को इवन मॉडर्न मेडिसिन में मानती है कि लाइफ स्टाइल डिजीज है। आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है? आप अपनी लाइफ को सुचारू रूप से रखें, आचार विचार आहार, यही तो है उसमें कि आपका विचार ठीक है, आपका आहार ठीक है और व्यवहार ठीक है तो आपको बीमारी काहे क्यों होगी? आपका सकारात्मक सोच है, आप उसी तरह से अपने व्यायाम करते हैं, आप सात्विक भोजन करते हैं जो घर का बना हुआ है, और साथ में आप कुछ ये हर्बल की जो चीजें हैं इनको प्रयोग करें तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है। तो इसमें मेरे को तो कोई विरोधाभास नजर आता नहीं है। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.